जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ERNA में बोले तो एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस। सो गाइस, आज हमारे पास है 15 साल की दोस्ती के बारे में एक आर्टिकल जो है जापान और इंडिया से रिलेटेड। सो देखने वाले हैं हम हमारे आज के सारे आर्टिकल्स गाइस, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग इंडियन एक्सप्रेस की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसको कवर अप करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट आर्टिकल के साथ में, जो कि है पेज नंबर 4 पे, और ये बात कर रहा है फ्रेंडशिप एग्रीमेंट पे। जी हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। 15 साल की दोस्ती हो गई। यहाँ पे 15th एनिवर्सरी मना रहे। जापान से 35 डेलीगेट्स जो है वो आए हुए हैं। एंड दिल्ली एंड फुकुओका, ये जापान की, ये जापानीज सिटी है। ओके, जापान की 6th लार्जेस्ट सिटी है ये, और इन दोनों में ये फ्रेंडशिप एग्रीमेंट जो है वो एक्सटेंड होने वाला है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 35 मेंबर्स के डेलीगेट आए हुए थे। एंड फुकुओका के जो वाइस गवर्नर है अकी ओमागिरी, इन्होंने विजिट किया कैपिटल। एंड चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी से ये मिले। 15th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई। एंड सीएम ने भी कहा कि हमारी जो ये फ्रेंडशिप है, ये जो कनेक्शन है, इट इज़ डीपली रूटेड इन स्पिरिचुअल अफिनिटी एंड जो कल्चरल टाइज है उसमें। इसी के साथ साथ उन्होंने इंडियन कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हुए बताया कि इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस है पर्टिकुलरली थ्रू बुद्धिज्म हैज़ लेफ्ट एन indelible mark on Japanese society, fostering a sense of closeness। एक सेंस ऑफ क्लोजनेस डेवलप हुई है अमॉन्ग द पीपल टूवर्ड्स इंडिया वहाँ पे इन जनरल, एंड पीपल ऑफ दिल्ली इन पर्टिकुलर। ओके, इस तरह से उन्होंने प्रेज के प्रेजिंग जापान एंड इट्स कल्चर। जापान के कल्चर के बारे में भी हमें पता है थोड़ा बहुत, राइट, कि जापानीज कल्चर जो है वो किस तरह का है, कैसे वो लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ जो है वो जीते हैं। सो गाइज, आपने मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि जापान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, डेमोक्रेसी है, कि क्या है, ये किस तरह की सरकार है वहाँ पे, क्या चीज़ है, क्या वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, क्या वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जाता है, या वहाँ पे मोनार्की है, या डेमोक्रेटिक है। ओके, तो आपने नीचे कमेंट करके मुझे इस चीज़ का आंसर बताना है गाइस। सो यही थी जितनी भी न्यूज़ थी इससे रिलेटेड। उसी के अलावा उन्होंने ये भी बोला कि स्कूल्स में भी हम लोग जो आइडियाज़ है ना उसको एक्सचेंज करेंगे। जैसे सीएम सेड नाउ द जापानीज लैंग्वेज इज टॉट इन दिल्ली के स्कूलों में जापानीज लैंग्वेज टॉट की जाती है, पढ़ाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑनलाइन एक्सचेंज एंड इंटरेक्शंस आर ऑल्सो बिटवीन स्टूडेंट्स ऑफ टू स्कूल्स, की ऑनलाइन एक्सचेंज एंड इंटरेक्शंस भी हो रहे हैं दोनों के स्टूडेंट्स के बीच में। ओके, उसी के साथ साथ आर कमिटमेंट टू एंश्योर ऑल एक्शन प्लान डिसाइडेड बिटवीन अस आर रिएक्टेड टू पेव द वे फॉर बेटरमेंट, की दोनों सिटीज के बेटरमेंट के लिए हम और अच्छे से कोशिश करेंगे। एंड ओमागिरी जी जो है उन्होंने भी ये बताया, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ विजिट बाय दिल्लीज गवर्नमेंट्स आर्ट एंड कल्चर डेलीगेट्स इन दिसंबर में वो लोग आएंगे। एंड इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट भी जो है वो काम होगा। 24 एक्सपर्ट्स फ्रॉम फुकुओका विजिटेड एंड अंडरवेंट अ ट्रेनिंग सेशन। 24 एक्सपर्ट्स जो आए थे फुकुओका से, ठीक है, उन्होंने विजिट किया एंड ट्रेनिंग सेशंस भी उन्होंने अंडरवेंट ली इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी। थोड़ी थोड़ी आपने क्या याद रखना है, आपने फ्रेंडशिप ट्रीटी याद रखना है। आपने याद रखना है कि ये जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है ना, ये स्टार्ट कब हुई, तो ये स्टार्ट हुई थी 2007 में। 5 मार्च 2007 से ये फ्रेंडशिप ट्रीटी स्टार्ट हो चुकी है, और अब भी चल रहा है 2023, राइट। इसीलिए 15th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है गाइस। तो चलो चलते हम लोग आगे हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है पेज नंबर 8 पे। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का नाम आते साथ आप लोगों को भी कई चीज़ें याद आ जाती रहेगी, राइट। सो इस बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग जो है वो आज होने वाला है। ओके, 20th को होने वाला था, ये चीज़ मैंने आपको बता रखी थी। सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन मंडे हेल्ड 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग, ठीक है, दोनों के डिफेंस कोऑपरेशन, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप के बारे में, एंड क्रिटिकल मिनरल्स, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, कौन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंह, एंड हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मिले हैं ऑस्ट्रेलियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड माल्स से, एंड फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग। ये रिचर्ड माल्स को यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्रिकेट खेल रहे हैं,
राइट, इनको आप यहाँ पे देख सकते हो, यही है। इनसे मिले एंड उनके फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग से भी मिले एंड दोनों ने 2+2 डायलॉग, मतलब हमारे 2 मिनिस्टर तुम्हारे 2 मिनिस्टर, इस तरह से इन्होंने बातचीत भी की। बातचीत में कौन सी चीज़ें सामने आई, कौन सी चीज़ें एक्सचेंज की। बचपन में हम लोग चीज़ें एक्सचेंज करते थे ना, मैं तेरे को चॉकलेट देता हूँ, तू मेरे को आइसक्रीम दे देना, राइट, मेरे पास चॉकलेट है, मेरे पास आइसक्रीम है। इवन तो स्कूल में टिफिन भी एक्सचेंज होते थे, मैं तो बहुत बार अचार के लिए मेरा टिफिन एक्सचेंज कर लेती थी। इन द सेम वे ये लोग दोनों मिनिस्टर्स जो है ना, वो टिफिन तो नहीं एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ पे व्यूज एक्सचेंज कर रहे हैं। डीपनिंग मल्टी फैसेटेड इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज के बारे में इनके क्या व्यूज है, अलग अलग एरियाज के बारे में, जैसे डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, क्लाइमेट चेंज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसी के साथ साथ स्पेस के बारे में गाइस, एजुकेशन के बारे में, एंड पीपल टू पीपल लिंकेज। अब ये पीपल टू पीपल लिंकेज क्यों यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एंड हमारे भी कई लोग वहाँ पे सेटल्ड है, राइट, ऑस्ट्रेलिया में। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, एंड ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे। ओके, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज भी उनके एजेंडा पे थे। उसी के साथ साथ इन हर आई ओपनिंग मार्क्स और भी बहुत सारी बातें हुई कि बायलैटरली हम लोग कैसे और अच्छे से चीज़ें कर सकते हैं, हम हमारे बायलैटरल रिलेशंस को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, इकोनॉमिक टाइज जो है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, 2 वे ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात की गई, क्लाइमेट इनिशिएटिव्स के बारे में भी यहाँ पे बात की गई गाइस, एंड किस तरह से हम पीसफुली काम कर सकते हैं, स्टेबल प्रॉस्पेरिस सॉवरेनिटी के हिसाब से किस तरह से हम काम कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात हुई। जो क्रूशियल रीजन है उन सब के बारे में भी बात हुई इन दोनों के बीच में। उसी के साथ साथ थोड़ी सी पुरानी यादें भी ताज़ा हुई। पुरानी यादें मतलब पुरानी जीन्स वाली पुरानी यादें। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री रिलेशंस। अब आप बोलोगे कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ इंडिया कहाँ, इन दोनों में मिलिट्री रिलेशंस कैसे आ गए, तो आपने याद करना है, यहाँ पे देखो आर्टिकल में आया हुआ है गैलीपोली। गैलीपोली क्या था, गैलीपोली एक कैंपेन थी, ओके, जो 25 अप्रैल 1950 को हुई थी। इसमें 16,000 ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स, उसी के साथ साथ न्यूजीलैंडर्स, फिर ब्रिटिश एंड फ्रेंच सोल्जर्स के साथ इंडियन ट्रूप्स भी शामिल थी, जो गैलीपोली पेनिनसुला जो है ना वहाँ पे लैंड उन्होंने किया था। ओके, अब ये गैलीपोली पेनिनसुला कहाँ पे, इट इज लोकेटेड इन द यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की। आपको पता है टर्की को क्या बोला जाता है, सिक मैन ऑफ यूरोप। टर्की को कहा जाता है सिक मैन ऑफ यूरोप। क्यों कहा जाता है सिक मैन ऑफ यूरोप, क्योंकि टर्की दोनों में आता है, यूरोप एंड एशिया दोनों में आता है, राइट। टर्की जो है वो थोड़ा बहुत यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, तो यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की में ये गैलीपोली पेनिनसुला जो है वो सिचुएटेड है। इससे रिलेटेड आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो वहाँ पे कौन सी स्ट्रेट है, कौन सी स्ट्रेट है गैलीपोली में, तो है डार्डेनेलिस स्ट्रेट है, ओके। उसी के साथ साथ यहाँ पे एगियन सी है एंड गल्फ भी है यहाँ पे, कौन सा, गल्फ ऑफ सरोस, ओके। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो उसी के लिए इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एक लॉन्ग हिस्ट्री शेयर कर रहा है, मिलिट्री रिलेशंस। गैलीपोली कैंपेन में सारे लोग साथ में थे, वहाँ पे जाके उन्होंने ट्रिब्यूट भी पे किया, ओके। अपनी पार्टनरशिप को कॉन्सिक्वेंशियल बताते हुए एंड हमारे जयशंकर जी जो है उन्होंने भी डिस्कस किया ऑन गोइंग इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, राइट। एंड उसी के साथ साथ बाकी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज है, किस तरह से चीज़ों को टैकल किया जा सकता है पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन में, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हुई, ओके गाइज। उसी के साथ साथ कॉन्ग्रेचुलेट भी किया गया मैच से रिलेटेड। सो ये सारी चीज़ें थी इस आर्टिकल में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। तो चलो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है पेज नंबर 9 पे गाइज, 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रेशोल्ड। आपको मैं बता दूं कि तारीख पे तारीख उसी तरीके से ना मंथ पे मंथ इस बार ही क्या हो रहा है, इस बार हो रहा है कि हर मंथ जो है ना वो एनवायरनमेंट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में ना एकदम रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आपने सुना रहेगा ड्राईएस्ट अगस्त था, उसके बाद हॉटेस्ट सितंबर, इसी तरह से ना हर मंथ इस साल का रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो एज 86 डेज दिस ईयर सो हैव ऑलरेडी ब्रीच्ड 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थ्रेशहोल्ड ग्लोबली, 1.5 डिग्री। एंड एम क्या है कि 2 डिग्री से नीचे रखना है पूरे साल में, और अभी पूरा साल कंप्लीट भी नहीं हुआ है और 1.5 डिग्री का जो टेम्परेचर है उस थ्रेशहोल्ड को हमने क्या किया है, ब्रीच कर दिया है। एज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस स्केल्ड अ रिकॉर्ड हाई इन 2022।
सो अगर पूरे वर्ल्ड की बात करी जाए तो वर्ल्ड टुगेदर एमिटेड 57.4 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड। 57.4 बिलियन, समझ रहे हो कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया है, इक्विवेलेंट टू 2022। 1.2% इंक्रीज इन प्रीवियस ईयर एंड हायर देन द प्रीवियस रिकॉर्ड्स अचीव्ड इन 2019 से तो बहुत ज्यादा हाई रिकॉर्ड्स हमने अचीव कर लिए हैं इस बार पूरे के पूरे वर्ल्ड ने। उसी के साथ साथ एन एनुअल रिपोर्ट जो यूएनईपी बोले तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम अहेड ऑफ ईयर एंडिंग क्लाइमेट चेंज ऑन कॉन्फ्रेंस, उन्होंने रिपोर्ट किया एंड नोट करते हुए कहा कि विद द करेंट क्लाइमेट पॉलिसी ऑफ द कंट्रीज द वर्ल्ड वॉज सेट टू बिकम वार्मर बाय एटलीस्ट 3 डिग्री सेल्सियस, कि इस सेंचुरी के एंड होने तक जो वर्ल्ड है वो 3 डिग्री सेल्सियस से और ज़्यादा वार्मर हो जाएगा। भाई देख रहे हो गर्मी कितनी है, अपने अपने घर में एसी और पंखे चला के हम लोग तो बैठ जाते, लेकिन कभी बाहर निकल के देखो दिन में आप लोग, मतलब मैं तो बताऊँ तो सहन नहीं कर पाएंगे बाहर की गर्मी, इतनी ज़्यादा लेवल की गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगर हम बात करें ना पेंडेमिक की, तो ऑल्दो द पेंडेमिक रिजल्टेड इन ओनली 4.5% ड्रॉप इन एमिशन, पेंडेमिक में 4.5% ड्रॉप तो हुआ 2019 से एंड 2020 के बीच में, लेकिन 21 ने पूरा वो बोलते ना वसूली कर दिया। 2021 एमिशंस हैज क्लाइम्ड बैक ऑलमोस्ट टू 2019 लेवल, पहले के जितने लेवल पे हमने वापस से उसको सबने मिलके पहुंचा ही दिया। सो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग, मतलब हम लोग देख रहे हैं ये चीज़ें कैसे बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल करना हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। 2 डिग्री से बिलो रखना है इसको हमको, बट 1.5 डिग्री तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। एंड 1.5 डिग्री आपको सच बताओ ना तो इट इज अ लॉन्ग टर्म टेम्परेचर राइज दैट इज सपोज टू बी केप्ट विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स से ही, इसको 1.5 डिग्री के अंदर रखना था प्री इंडस्ट्रियल टाइम से ही। एंड एमिशन की बात कर लेते हैं कि कौन कितना ज़्यादा एमिट कर रहा है, तो एमिशंस ऑफ चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड 2 बिगेस्ट एमिटर्स है। एंड टेंशन मतलब तीसरे नंबर पे यहाँ पे इंडिया भी है, एंड एज इंडिया द 3rd लार्जेस्ट एमिटर। 2022 की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट कौन है, फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन में चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया। लेकिन ये तो हमने जो एमिट कर रहे हैं उसकी तो बात की, बट यूरोपियन यूनियन, रशिया और ब्राज़ील जो है उनके एमिशंस थोड़े कम हुए हैं, ऐसा रिपोर्ट ने कहा है। द रिपोर्ट सेड इवन इफ ऑल द क्लाइमेट एक्शंस एज पर द करंट प्रोमिसेस मेड बाय द कंट्रीज वर कैरिड आउट विद द हाईएस्ट एम्बिशन, ग्लोबल एमिशन 2030 में वुड स्टिल बी एटलीस्ट 19 बिलियन टन्स, कि अगर जितने भी हमने करंट प्रोमिसेस किए हैं ना फलाना ढिमकाना कि अरे इधर इधर तक हम लोगों को कंट्रोल करना है, ऐसे ऐसे ग्लोबल एमिशंस को स्टॉप करना है, या ये है हमारा एम्बिशन है इधर तक लेके आने का है इस मार्क तक, लेकिन फिर भी 2030 तक हम लोग 19 बिलियन टन्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करने वाले हैं ग्लोबली, वो जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाला है विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स इन द सेंस इंडस्ट्रीज आने के पहले, प्री, पोस्ट मतलब बाद में, प्री माने पहले, ओके। टू मीट दिस गैप ग्लोबल एमिशन वुड नीड टू ड्रॉप एटलीस्ट 8.7% एवरी ईयर। अगर हमें इस गैप को मीट करना है, ये जो गैप है ना बीच में, इसको मीट करना है, तो हर साल प्रति साल 8.7% जो है वो ड्रॉप आना चाहिए इंस्टेड ऑफ 1.2% राइज, जो 2022 में 1.2% राइज हो गया, देखो बढ़ गया। और हमें क्या चाहिए, 8.7% एटलीस्ट ड्रॉप चाहिए एवरी ईयर। तो देख रहे हो ये कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इट सेट द फेलियर ऑफ वर्ल्ड टू टेक अर्ली एक्शन। अब इसका प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्यों हम लोगों का जो ये टेम्परेचर है ना ये बढ़ते क्यों जा रहा है, क्योंकि हम लोग अर्ली एक्शंस ही नहीं ले रहे। अर्ली एक्शंस इन द सेंस कि जिस टाइम पे हमें एक्शंस लेने चाहिए, जिस टाइम पे एमिशंस पे हमें कंट्रोल रखना चाहिए, राइट, जिस टाइम पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उस टाइम पे हम नहीं होते। एक साथ में जब बढ़ जाता है तब अरे बताओ 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 क्या हो रहा है, ये सब कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम ही तो इतने सारे प्लास्टिक्स जमा कर रहे हैं और हम ही उन प्लास्टिक से अपना घर बसा रहे हैं, राइट। देख रहे हो ना कि कितनी ज़्यादा चीज़ें हमारी डेली लाइफ में, डेली हैबिट्स देखो, पहले के ज़माने में स्टील हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ करते थे, आज के डेट में क्या है, हर जगह आग घुमा के देख लो, घर पूरा प्लास्टिक का भरा हुआ दिखाई देगा आप लोगों को। क्यों है ये सारी चीज़ें, और पता है प्लास्टिक डिकम्पोज होने में कितना टाइम लेता है, ये नहीं क्रिएट करता, ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो आपको भी फ़र्क पड़ना चाहिए जैसे मुझे पड़ रहा है, ओके। तो द इम्पैक्ट ऑफ इनएक्शन आर ऑलरेडी एविडेंट विथ 2023 ऑल सेट टू एमर्ज एज द हॉटेस्ट एवर, ओवरटेकिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड। और 2016 का जो रिकॉर्ड था कि वो हॉटेस्ट था, अब 2023 जो है वो सबसे हॉटेस्ट है,
ओके, क्योंकि वो सारे रिकॉर्ड्स हर महीने हम रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। जैसे देखो ऑलमोस्ट एवरी मंथ दिस ईयर हैज सेट वन और दी अदर टेम्परेचर रिकॉर्ड, ठीक है, कई और रिकॉर्ड ब्रेक करे ना करे, टेम्परेचर में ब्रेक करे जा रहे हैं ग्लोबली, विथ सितंबर emerging as hottest month की सितंबर hottest month है। and the report noted that on 86th occasion this day the daily mean temperature has exceeded, कि एक्सीड कर दिया यार एवरेज प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड कर दिया है, ये बात है। ओके, सो दिस आर्टिकल ऑन पेज नंबर 9 गाइज, एक बार आप लोग जरूर गो थ्रू कर लेना, बेहतरीन आर्टिकल है। एंड नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखने को मिलेगा पेज नंबर 13 पे, जो बात कर रहा है यहाँ पे गवर्नर के रोल का इन पासिंग बिल्स। भाई ये जो आर्टिकल है ना, ये आपके पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत 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 ज़्यादा मस्त वाला आर्टिकल से, एक बार इस पे नज़र मार लेते हैं। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे? अ वीक आफ्टर तमिलनाडु गवर्नर RN रवि withheld his assent to 10 bills pending with him for 3 years। 3 साल से तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि, उनके पास 10 बिल जो है ना, 10 बिल्स पेंडिंग है, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने असेंट नहीं दिया है। सो उसी से रिलेटेड क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया। एंड मंडे सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे क्वेश्चन द डिले इन डिसीजन, उन्होंने क्वेश्चन किया। अ बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस, हमारे CJI ने इस बेंच को हेड किया है, DY चंद्रचूड़। एंड उन्होंने जो है वो अंडरलाइन द गवर्नर हैड एक्टेड ओनली आफ्टर द कोर्ट इंटरवेंशन ऑन November 10, कि गवर्नर ने कब रिएक्ट किया, 3 साल से उन्होंने रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन था, कोर्ट का इंटरवेंशन था, इसीलिए गवर्नर ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया, इंटरवेन किया। एटलीस्ट 4 अपोजिशन रूल स्टेट्स इंक्लूडिंग तमिलनाडु हैव अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, 4 जो अपोजिशन रूल स्टेट है ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। किस बारे में अप्रोच किया है? गवर्नर का पावर इन द मेकिंग ऑफ लॉ, इन लॉ मेकिंग प्रोसेस में। सी सिंपल है, लॉ कैसे बनता है ये पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि हाउ अ लॉ इज क्रिएटेड। जब एक बिल जो है ना, व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इट इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर। अब एक बिल बनता है, ठीक है, वो जब लेजिस्लेचर में पास हो जाता है, मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, अब इन दोनों में वो बिल पास हो गया, ठीक है, उसके बाद वो आ जाता है स्टेट के गवर्नर के पास। अब गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं गाइज, देखो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। सबसे पहला और आसान ऑप्शन उनके पास है ग्रांट एक्सेस दे दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है विथ होल्ड एक्सेस, कि एक्सेस को क्या करके रखो, होल्ड करके रखो। तीसरा ऑप्शन है रिटर्न द बिल फॉर कंसिडरेशन, कि बिल को क्या कर दो, रिटर्न कर दो, ठीक है। एंड चौथा ऑप्शन है कि इस बिल को रिजर्व रखो, किसके लिए? प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। ये 4 ऑप्शंस हो गए, एक तो असेंट दे देना, दूसरा उसको होल्ड करना, तीसरा उसको रिटर्न करना एंड चौथा उसको रिजर्व करना प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। अब बाकी 3 ऑप्शन तो समझ में आ गए, लेकिन ये दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत हो रही है होल्ड वाले ऑप्शन पे। जैसे कि अब हम वापस से इस न्यूज़ पे आ जाते कि 3 साल से, अब भैया अगर आपने होल्ड करके रखा हुआ है तो 3 साल हो गए ना, तो इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है कि कितने टाइम तक होल्ड पे रख सकते? यही तो पूरा क्रक्स है, समझे? यही तो स्कीम है, मैं बता रही हूँ चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को कि यही तो स्कीम है, होल्ड करके रखने की स्कीम है। अब आज बात करते हैं हम आर्टिकल्स की। वाइल आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ द गवर्नर जनरली, 200 स्पेसिफिकली डील्स विद द इशूइंग ऑफ ग्रांटिंग असेंट टू द बिल। कहीं पे भी जो होल्डिंग पावर है ना, उसके लिए कोई चीज दी नहीं गई है। देखो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, आर्टिकल हैज अ की प्रोविसो, इट सेज दैट गवर्नर में एज सुन एज पॉसिबल रिटर्न बिल्स अदर देन मनी बिल्स, की मनी बिल के अलावा जो दूसरे बिल्स होते हैं ना, उसको गवर्नर ने में एज सुन एज पॉसिबल, ये मे लगा दिया ना कि ये एज सुन एज पॉसिबल नहीं है, ये इधर मे भी आ गया, तो वो उनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट द हाउस रिकंसिडर इट इन पार्ट एंड होल। ब्लेकिन however once the legislative house reconsider the bill, अगर ये बिल जो है ना, ये इन्होंने रिटर्न कर दिया, थर्ड ऑप्शन पे टिक लगा दिया और इसको रिटर्न कर दिया, और अगर जो हाउस है उन्होंने वापस इसको पास करके गवर्नर जी के पास दोबारा से भेज दिया, तो क्या हो जाता है? वो उस चीज को विथहोल्ड करके नहीं रख सकते। सेंट इट टू गवर्नर वंस अगेन, द गवर्नर शैल नॉट विथहोल्ड हिज assent thereof. The tug of war between the government and the governor in opposition ruled states essentially lies in the wording of proviso. So ये जो proviso, ये छोटा सा वर्ड आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ proviso. ओके ये छोटा सा वर्ड ही पूरा का पूरा बवाल है भैया यहाँ पे। तो प्रोविसो सेज द गवर्नर मस्ट रिटर्न द बिल एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन इसीलिए कोई टाइम फ्रेम जो है ना, कोई टाइम फ्रेम नहीं लगा के रखा है कि
6 महीने, 1 साल, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है. So the Raj Bhavans have exploited this ambiguity to sit on bills indefinitely without returning them to the state legislature. तो उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को रिटर्न भी नहीं करते हैं, उसके ऊपर रुक भी जाते हैं. तो ये एक चीज़ है यहाँ पे. So can the governor in practice actually sit on a bill forever? ये भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे. अगर हम लोग आर्टिकल 200 की बात करें, यूजेस द वर्ड शाल विच इंडिकेट्स द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडेटेड अ मैंडेटरी टोन फॉर गवर्नर ऑन दिस एस्पेक्ट. ये सारी चीजें अभी इसी तरीके से ना सुप्रीम कोर्ट इन इट्स लैंडमार्क 2016 रूलिंग अरुणाचल प्रदेश असेंबली केस जो हुआ था ना, नबम रेबिया एंड बेमंग फ्लेक्सिक वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर के बारे में. सो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? ऑफ कोर्स द गवर्नर कैन नॉट विथहोल्ड असेंट टू बिल इनडिफाइनेटली बट मस्ट रिटर्न इट टू द असेंबली विद द मैसेज. सुप्रीम कोर्ट ने इधर बोला था कि ऑफ कोर्स गवर्नर कैन नॉट विथहोल्ड द बिल, कि इनडिफाइनाइट टाइम के लिए बिल को बस विथहोल्ड करके नहीं रख सकते, बट एक उनको रिटर्न कर देना चाहिए असेंबली को एक मैसेज के साथ में रिकंसिडरेशन किया, जो भी है उनके जो भी रिकमेंडेशन है उस बेसिस पे. दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रूल 102 and 103 of the rules which reads 102 क्या बोलता है कवन? When a bill passed by the assembly is returned to the assembly by the governor with the message, कि यदि असेंबली ने एक बिल पास किया है और उसको गवर्नर रिटर्न करते, रिक्वेस्टिंग दैट द असेंबली टू रिकंसिडर द बिल और एनी स्पेसिफिक प्रोविजन, कि आप पूरे के पूरे बिल को रिकंसिडर करो या कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन को रिकंसिडर करो. ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है. सो गाइज यही अब बात यहाँ पे आ जाते हैं कि कौन से वो 4 स्टेट्स है एंड उन स्टेट्स की क्या आर्ग्यूमेंट्स है. ठीक है. So, what are the arguments of states in Supreme Court? Apart from Tamil Nadu, Kerala, Telangana and Punjab to have sought. सिर्फ तमिलनाडु का ही नहीं, केरला, तेलंगाना और पंजाब के बारे का भी कुछ इस तरह से कंप्लेन है, देख सकते हो आप लोग. केरला इन इट्स प्ली हैज आर्ग्यूड दैट 3 बिल्स जो है वो गवर्नर के पास पेंडिंग है. केरला के गवर्नर कौन है? गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के पास में. ठीक है. देन अ PIL ऑन दिस इशू इन केरला हाई कोर्ट had made the state government to respond but the high court refused to intervene and high court ने बोला कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के पास मूव कर जाइए. ये हो गया केरला की बात. अब आते हैं तेलंगाना पे. तेलंगाना हैज आर्ग्यूड दैट मोर देन 10 की बिल्स आर पेंडिंग विद गवर्नर तमिलिसाई सौंदर्य रंजन. ठीक है. उनके पास 10 bills pending है and that 7 of those bills were passed by the assembly and sent to the governor in September 2022. अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया ना, सितंबर 23 भी हो गया, अभी हम लोग नवंबर में चल रहे हैं. और तमिलनाडु हैज़ आर्ग्यूड दैट द गवर्नर बाय नॉट साइनिंग रेमिशन ऑर्डर्स डे टू डे फाइल्स अपॉइंटमेंट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में तमिलनाडु ने भी कंप्लेन की है. ग्रांटिंग अप्रूवल टू प्रोसिक्यूट मिनिस्टर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे. अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन द सुप्रीम कोर्ट डू नाउ? अब आई थिंक आपको सारा का सारा मामला समझ में जो है वो आ गया है कि बिल कैसे पास होता है, क्या नहीं होता है, क्या दिक्कत है यहाँ पे. सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? सेवरल एस्पेक्ट्स डीलिंग विद गवर्नर्स पावर्स सच एज रोल इन रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट्स रूल, कि प्रेसिडेंट्स रूल कब रिकमेंड किया जा सकता है. इन्वाइटिंग द पार्टी विद द मेजोरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कि किस पार्टी को उन्होंने इन्वाइट करना है मेजोरिटी फॉर्म करने के लिए, और उसी के साथ ये सारी चीजें सेटल डाउन होगी. बट सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ बीन कॉल्ड अपॉन टू डिसाइड अ न्यू एस्पेक्ट. एक नया एस्पेक्ट अभी सामने आ रहा है क्या, कि वेयर इट कैन फिक्स अ टाइमलाइन. क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नर्स के लिए एक टाइमलाइन फिक्स कर सकती है टू गिव असेंट टू द बिल्स विच अमाउंट्स टू डिसाइडिंग वेदर इट कैन प्रेस्क्राइब लिमिट्स टू एन ऑफिस एक्सरसाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स. जो एक ऑफिस है, गवर्नर का जो ऑफिस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है, क्या उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक लिमिट ला सकती है? क्या वो एक टाइमलाइन ला सकते हैं? ये यहाँ पे प्रश्न खड़ा हो रहा है. इन द पास्ट द कोर्ट हैज रिलक्टेंटली फिक्स्ड टाइमलाइंस फॉर स्पीकर्स ऑफिस टू डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन केसेस. अगर हम पहले की बात करें ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी स्पीकर का जो ऑफिस है ना, उसके ऊपर ये रिलेक्टेंट टाइमलाइन फिक्स की थी कि वो डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस जो है ना, उसको जल्दी से जल्दी क्या कर सके, जल्दी से जल्दी उसके ऊपर जो डिसीजन है, जो अपना बोलना है, वो बता सके. तो गवर्नर कैन नॉट बी मेड अ पार्टी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. गवर्नर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उनको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पार्टी नहीं बना सकते. जनरली देयरफॉर द कोर्ट इशूज नोटिस टू द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर इन सच डिस्प्यूट. सो कोर्ट किसको नोटिस इशू करती है भैया? सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर को इशू करती है. अब देखा जाएगा कि इस केस में आगे क्या होता है. फिलहाल आपको समझना था कि बिल्स के बारे में एंड गवर्नर के असेंट के बारे में गाइज. ओके,
सो दैट वॉज इट टुडे। आज इतनी आर्टिकल्स थे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है यहाँ पे स्क्रीन पे इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको करियर के किसी भी मोड पे गाइडेंस की जरूरत है, सो यू नो वी हैव द बेस्ट काउंसलर्स फॉर ऑल दी एग्जामिनेशन। ओके, एक क्लिक पे आप हमें कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हमारे से आप व्हाट्सएप चैनल एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इन दोनों की लिंक मिल जाएगी, तो पक्का से जाके ज्वाइन कर लेना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल इसी तरह से हम लोग न्यूज़ आर्टिकल्स के साथ। सो बाय एवरीवन, टेक केयर।